जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं एक आईएसआई एजेंट, रामेश्वर कैफे ब्लास्ट के आरोपी, भूमाफिया और 2 किडनैपर। इन सभी का आज सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर एक एएसआई एजेंट से जुड़ी है। जिले में रहकर सेना की रेकी कर रहे आरोपी को एटीएस ने कई सालों पहले रेल बाजार थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। वहीं रेल बाजार थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ काफी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। शनिवार को एडीजे 8 कोर्ट ने पाकिस्तानी जासूस को 10 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी फैजल उर्फ गुड्डू मूल रूप से फरदोश नगर थाना जगन्नाथ जिला रांची का रहने वाला है। आरोपी फैजल को एटीएस ने 19 सितंबर 2011 को कानपुर के कैंट सेंट्रल स्टेशन से गिरफ्तार किया था। इसके बाद थाना रेल बाजार पुलिस ने आरोपी फैजल के विरुद्ध जासूसी करने के साथ साथ कई अन्य धाराओं में गंभीर मुकदमे दर्ज किए थे और उसे जेल भेज दिया गया था। एटीएस की जांच में यह सामने आया था कि आरोपी फैजल कई शहरों में जासूसी करने के बाद कानपुर पहुंचा था। यहां पर वो कानपुर के कैंट के साथ कई इलाकों की रेकी कर पाकिस्तान इसकी जानकारी भेजता था। इतना ही नहीं, आरोपी फैजल भारत से जुड़ी अन्य जानकारियां भी पाकिस्तान को साझा किया करता था। आरोपी फैजल को जब गिरफ्तार किया गया तब वो कानपुर के कैंट में रहकर रेकी कर रहा था। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी फैजल के पास से पाकिस्तानी सिम और हस्तलेख तैयार किया हुआ नक्शा भी बरामद हुआ था। अगर समय रहते आईएसआई एजेंट फैजल की अरेस्टिंग नहीं होती तो शायद पाकिस्तान किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता था। हालांकि एटीएस की सक्रियता के चलते उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं इस पूरे मामले में रेल बाजार थाना प्रभारी विजय दर्शन शर्मा ने बताया कि एडीजे 8 कोर्ट ने शनिवार को पाकिस्तानी जासूस फैजल रहमान उर्फ गुड्डू को 10 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। अगली खबर में बात रामेश्वर कैफे ब्लास्ट की, जहां कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड इलाके में स्थित रामेश्वर कैफे के बम धमाके के तार साल 2022 के बेंगलुरु धमाके से जुड़ते दिख रहे हैं। दोनों ही धमाके में एक ही तरह के विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया है। दोनों धमाकों का पैटर्न भी एक ही है और दोनों ही धमाकों में बम स्थानीय तौर पर बनाए गए थे। बेंगलुरु पुलिस ने बताया कि रामेश्वर कैफे में हुआ धमाका आईईडी ब्लास्ट का था, जिसमें 10 लोग घायल हुए थे। इस धमाके के सिलसिले में 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ चल रही है। वहीं कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बताया कि रामेश्वरम कैफे में हुआ विस्फोट साल 2022 में बेंगलुरु में हुए धमाकों के समान ही है। रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट के पीछे एक व्यक्ति की पहचान की जा रही है जो कैफे में नाश्ते के लिए आया था लेकिन बैग रखकर फरार हो गया था। उसी बैग में आईईडी था और उसमें थोड़ी ही देर में धमाका हो गया। वहीं आपको बता दें कि नवंबर 2022 में ऑटो में मोहम्मद शारिक के बैग में रखा आईईडी बम फट गया था। इस घटना में मोहम्मद शारिक 40% जल गया और बाद में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बाद में पता चला कि मोहम्मद शारिक पहले से ही एक वांछित अपराधी है, वांटेड अपराधी है और इससे पहले पुलिस ने उसके 2 साथियों को सितंबर 2022 में शिव मोगा से गिरफ्तार किया था। रामेश्वरम कैफे और बेंगलुरु दोनों विस्फोट में आरोपियों ने डेटोनेटर के रूप ब्लास्ट फलामेट का इस्तेमाल किया था। यही नहीं, दोनों धमाकों में डिजिटल टाइमर और बैटरियों का भी समान रूप से इस्तेमाल किया गया है। इसी के चलते कर्नाटक के पुलिस अधिकारियों के हवाले से डीके शिव कुमार ने कहा कि रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई सामग्री बेंगलुरु विस्फोट में इस्तेमाल की गई सामग्री से काफी मिलती जुलती है। डीके शिव कुमार ने आगे कहा कि टाइमर और अन्य चीजें जैसी सामग्रियों के माध्यम से एक लिंक है। बेंगलुरु और शिव मोगा की पुलिस यहाँ जांच कर रही है। ये आईईडी स्थानीय तौर पर तैयार की गई थी। अब इस मामले में भारत की नोडल आतंकवाद निरोधी एजेंसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए भी जांच शुरू कर चुकी है। इसी बीच बेंगलोर के सेक्रेटरल क्राइम ब्रांच ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है।
और पूछताछ कर रही है। इन लोगों को धारावाड़, हुबली और बेंगलुरु से पकड़ा गया है। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। बेंगलुरु शहर के कमिश्नर बी दयानंद ने बताया कि रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में आईईडी का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें 10 लोग घायल हुए हैं। इस धमाके की जांच के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी घायलों की स्थिति स्थिर है। फिलहाल कोई गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई। अगली खबर में बात भू माफियाओं की। यूपी में एक बार फिर से योगी सरकार का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। बुलडोजर कार्रवाई के बाद से माफियाओं और अपराधियों में दहशत फैल गई है। योगी सरकार का ये बुलडोजर फिलहाल सहारनपुर और हापुड़ में चला है, जहां सहारनपुर के डोली खाल में अतिक्रमण पर नगर निगम ने कार्रवाई की है, एक्शन लिया है। नगर निगम की टीम ने बुलडोजर से सड़क पर रखे टायर और सामान को जब्त कर लिया है। इसके साथ ही 17 दुकानदारों से जुर्माना भी वसूल किया गया। वहीं हापुड़ में भी बुलडोजर कार्रवाई से खलबली मची है, हड़कंप मच गया। हापुड़ में अवैध कब्जे और अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर चढ़ाकर तोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। जानकारी के अनुसार सहारनपुर नगर निगम की टीम ने ढोली खाल में गुरुवार को अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। जैसे ही टीम जेसीबी लेकर मौके पर पहुंची तो खलबली मच गई। दुकानदारों ने अपना अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। सुधीर शर्मा ने इस पर बताया कि निगम द्वारा 170 टायर, 3 बेंच तथा कारों के 6 छोटे दरवाजे आदि सामान जब्त कर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर नगर निगम लाया गया है। इसके अलावा 17 अतिक्रमणकारियों दुकानों से 8,500 रुपए जुर्माना भी वसूला गया है। कार्रवाई के दौरान प्रवर्तन दल प्रभारी ले कर्नल गुरंग और नगर के अनेक अधिकारी और प्रवर्तन दल के जवान शामिल रहे। वहीं आपको बता दें कि नगर आयुक्त संजय चौहान ने निर्देश पर नगर निगम ने नालियों में गोबर बहाने और गंदगी करने वाली पशु डेयरियों के खिलाफ अभियान शुरू किया। निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉक्टर संदीप मिश्रा के नेतृत्व में निगम की टीम ने खलासी लाइन में एक डेयरी की जांच की तो नालियों में गोबर बहता हुआ पाया गया। इस पर निगम के अधिकारियों ने पशु डेयरी मालिक को चेतावनी देते हुए उस पर 5,000 का जुर्माना लगाया। पशु कल्याण अधिकारी ने बताया कि उक्त डेयरी स्वामी को नोटिस भी भेजा गया। आखिरी खबर में बात यूपी पुलिस के एनकाउंटर की। यूपी के कानपुर से किडनैपिंग की एक अजीबोगरीब दास्तां सामने आई है। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 2 साल के मासूम को किडनैपर के चुंगल से छुड़ा लिया है। 2 किडनैपर्स को गोली भी लगी है। पूछताछ में मुख्य आरोपी ने बताया कि उसने मासूम का अपहरण अपनी बहन के लिए किया था, जो पिछले 18 साल से बच्चा न होने की वजह से ससुराल वालों के ताने झेल रही थी। इस बच्चे का अपहरण फूलबाग से हुआ था। वहीं अपहरणकर्ताओं के चुंगल से मासूम की रिहाई के बाद उसे घर में जश्न का माहौल है। वहीं आपको बता दें कि रविवार तड़के अपहरणकर्ताओं की भगत दास घाट पर पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में फिर भर्ती कराया। डीसीपी क्राइम आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपियों की पहचान किदवई नगर निवासी रंजन और पंकज गुप्ता के रूप में हुई है। मुख्य अभियुक्त रंजन की बहन पूनम को शादी के 18 साल बाद भी संतान नहीं हुई, जिसके चलते वो परेशान रहती थी। डीसीपी के मुताबिक बच्चा न होने की वजह से पूनम भी सामाजिक रूप से लज्जित महसूस करती थी। ये बात उसने पिता और अपने भाई रंजन को बताई थी, जिस पर पूनम के पिता ने कहीं से पैसा देकर कोई बच्चा बेटी को दिलाने को कहा था। बीते हफ्ते रंजन और अपने दोस्त पंकज के साथ ही फूलबाग से गुजर रहा था, तभी कार्तिक पर उसकी नजर पड़ गई। आरोपियों ने वही बच्चे के अपहरण की साजिश रची और 1-2 चक्कर घूमकर बस स्टॉप के पास से बच्चा उठा लिया, जिसके बाद पूनम की बहन नीतू को बच्चा सौंपा गया। आरोपियों ने पूनम के पिता से पैसा लेने के लिए एक फर्जी गोदनामा भी बनाया। ये गोदनामा स्टाम्प पर लिखा गया था। परिजनों को विश्वास दिलाया गया कि बच्चा लिखा पढ़ी करके लिया गया है। पुलिस प्रकरण में आरोपियों के साथ और कौन शामिल है, इसकी जांच कर रही है। पुलिस ने मामले का खुलासा करीब 600 कैमरे खंगालने के बाद किया। वहीं डीसीपी के मुताबिक गाड़ी नंबर की मदद से पुलिस आरोपियों तक पहुंची है। डीजीपी ने घटना के खुलासे पर पुलिस टीम को 2 लाख का इनाम देने की भी घोषणा की है। वहीं पुलिस ने मासूम बच्चे कार्तिक को परिजनों को सौंप दिया है। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में आईएसआई एजेंट रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के आरोपी भूमाफिया और 2 किडनैपर फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।